नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर के ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत श्रम बाजार और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। श्रम बाजार और प्रौद्योगिकी दोनों ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यदि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है तो श्रम बाजार की स्थिति में भी बदलाव आना स्वाभाविक है। श्रम से यहाँ अर्थ उन सभी श्रमिकों से है जो कृषि उद्योगों, भवन निर्माण, परिवहन आदि क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। संगठित क्षेत्र की बजाय असंगठित क्षेत्र में अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। भारत में औद्योगिक श्रम के अंतर्गत वे सभी श्रमिक आते हैं जो उद्योगों में श्रमिक, मजदूर, लिपिक और वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रम को भी दो भागों में बांटा गया है, संगठित श्रम और असंगठित श्रम। श्रम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, संगठित श्रम और असंगठित श्रम। भारत में विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान असंगठित श्रम क्षेत्र का ही है और यह भी उतना ही सही है कि इस क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। भारत का असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांश वे लोग होते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं। गांव में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं। शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांव में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों महानगरों में काम करने के लिए आजीविका तलाशते हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ का कार्यबल है जिसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक 1948 के फैक्ट्री एक्ट जैसे किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की आय काफ़ी कम होती है और यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम नहीं मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता जो कि कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इसलिए न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये श्रमिक अपना श्रम बेचने को मजबूर होते हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी नहीं होने के कारण रोजगार का स्वरूप भी अस्थायी होता है जो इस क्षेत्र में लगे श्रमिकों को निराश करता है। अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जहां श्रमिक कानून लागू नहीं होते, इसलिए इनकी कार्यदशा भी सुरक्षित नहीं होती और इनके स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बहुत अधिक होते हैं। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, रोजगार के मामले में नियमित रूप से नहीं कर रहे होते हैं और असंगठित क्षेत्र के छोटे और बिखरी इकाइयां सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इसमें नियम और कानून है लेकिन उनकी अनुपालना नहीं होती है। संगठित क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत है, रोजगार के मामले में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विभिन्न कानूनों के द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जाता है और श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम और कानूनों का यहाँ पर पालना की जाती है। हमारे देश में अधिकतर परिवारों की कमाई का साधन मजदूरी है। वितरण में मजदूरी का विशेष स्थान है। एक राष्ट्र में कई प्रकार के श्रमिक पाए जाते हैं जिसकी वजह से श्रमिकों के श्रम की दरों में भी अंतर पाया जाता है। श्रम की अपनी कुछ विशेषताएं होती है जो उसे उत्पादन के अन्य साधनों से अलग करती है।
इसके अंतर्गत श्रमिक अपना श्रम बेचता है तथा वह स्वयं का मालिक होता है। श्रमिक को श्रम के स्थान पर स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। श्रम नाशवान होता है, इसलिए श्रम न करने पर वह नष्ट हो जाता है। श्रमिकों के मोल भाव करने की शक्ति कम होती है। विशिष्ट योग्यता के श्रमिकों की पूर्ति बढ़ाने में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के श्रम की कीमत में भी अंतर पाया जाता है। जैसे निर्माण उद्योग में भी अगर हम देखें तो एक कारीगर के श्रम की कीमत एक श्रमिक की तुलना में अधिक होती है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जाति के आधार पर विभाजित रहे हैं। उच्च व्यवसाय विशिष्ट सामाजिक वर्गों के लिए ही खुले रहे हैं और पिछड़े वर्गों व निम्न जातियों के लिए बंद। ऐसे में श्रम बाजार में कुशल और अकुशल श्रमिकों के मध्य ही मजदूरी में अंतर नहीं पाया जाता, बल्कि महिलाओं और पुरुषों में भी प्रतिस्पर्धा की दशा में मजदूरी में अंतर पाया जाता है। महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है। श्रम बाजार को समझने के लिए पहले बाजार क्या है वह हम समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाजार एक ऐसा स्थान है जहां बेचने और खरीदने वाले मिलते हैं। आज बाजार का स्थान महत्वपूर्ण हो गया है। बाजार में वस्तुओं का मोल भाव निर्धारित होता है। बाजार का अस्तित्व वस्तुओं के एक से अधिक विक्रेताओं के अस्तित्व पर निर्भर होता है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार की कार्य पद्धति मुक्त बाजार और खुली प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। खरीदने वाले और बेचने वालों में आपसी प्रतिस्पर्धा और मोल भाव के कारण दाम, वस्तुओं के गुण तथा संविदा के बीच संतुलन बना रहता है। जहाँ तक श्रम बाजार का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि भारत में इसका समुचित विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में श्रम बाजार का कोई औपचारिक रूप सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। इसका मूल कारण यह है कि कृषि से संबंधित मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। वहाँ उनके न तो कोई श्रम संघ पाए जाते हैं और न ही कोई व्यवस्थित बाजार। इतना अवश्य है कि सरकार समय समय पर न्यूनतम मजदूरी दर तय करती है, लेकिन यह देखने को मिलता है कि कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती, क्योंकि न तो वे शिक्षित हैं, न ही संगठित हैं और न ही उनके पीछे कोई प्रभावशाली श्रमिक संगठन है। ऐसी स्थिति में उन्हें भूस्वामियों तथा बड़े कृषकों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। संगठित क्षेत्रों में कहीं कहीं श्रमिकों के बाजार विकसित हुए हैं। यहाँ ठेकेदार फैक्ट्रियों के लिए मजदूर उपलब्ध कराते हैं। ये ठेकेदार फैक्ट्रियों या मिल मालिकों के साथ भाव तोल करते हैं। श्रमिक संगठन भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ मांग की तुलना में पूर्ति के अधिक होने से श्रमिकों को उचित वेतन नहीं मिल पाता है। फिर भी सरकार के द्वारा संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाता है। उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं, परंतु श्रमिकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसके पीछे मुख्य कारण श्रमिकों की अशिक्षा, अज्ञानता और पिछड़ापन है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी उन प्रविधियों को कहा जाता है जो हमें भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। प्रविधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपकरण और मानवीय ज्ञान आता है। प्रौद्योगिकी प्रत्येक युग और समाज में विद्यमान रही है, चाहे वह सरल समाज हो या जटिल समाज, चाहे वह सभ्य समाज हो या असभ्य समाज, या परंपरागत समाज हो या आधुनिक। प्रत्येक की अपनी एक प्रौद्योगिकी होती है जो लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान देती है। कार्ल मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग और उत्पादन की उस प्रक्रिया को बतलाती है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है और अपने सामाजिक संबंधों और मानसिक धारणाओं के स्वरूप को निर्धारित करता है।
इस परिभाषा से यह ज्ञान होता है कि प्रौद्योगिकी एक प्रविधि है जो मनुष्य को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करती है और इसी के आधार पर सामाजिक संबंधों का स्वरूप निश्चित होता है। प्रोफेसर सरन प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए कहते हैं, किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था प्रौद्योगिकी है। इस परिभाषा को समझाने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे यदि हम मकान बनाना चाहते हैं तो यह हमारा उद्देश्य है, तो मकान बनाने के लिए काम में ली जाने वाली सामग्री इसका प्रत्यक्ष साधन हुई। इसका अप्रत्यक्ष साधन मकान बनाने में प्रयुक्त सामग्री को बनाने वाले उपकरण और मकान निर्माण की कला हुई। इसी प्रकार सामग्री बनाने के उपकरण तथा मकान निर्माण की कला प्रौद्योगिकी हुई। इसी तरह यदि हमारा उद्देश्य लिखना है तो फाउंटेन पेन बनाने की सामग्री, मशीनें तथा फाउंटेन पेन निर्माण की कला प्रौद्योगिकी हुई। ये अप्रत्यक्ष साधन ही प्रौद्योगिकी है। इसके अंतर्गत किसी उद्देश्य की पूर्ति के अप्रत्यक्ष साधन और निर्माण की कला आते हैं। प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए ऑकबर्न लिखते हैं कि प्रौद्योगिकी का तात्पर्य किसी भी प्रविधि से है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपकरण और ज्ञान की शाखाएं आती हैं जिनके आधार पर निर्माण कला विकसित होती है। इन प्रौद्योगिकी का समाज पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और वह पूरी समाज की संरचना को बदलने में अपना योगदान देती हैं। यंत्रीकरण ने हमारे जीवन के तौर तरीकों और यहाँ तक कि विचारों तक को भी काफ़ी कुछ बदल दिया है। आज नवीन प्रौद्योगिकी ने सामाजिक संबंधों, परिस्थिति, भूमिकाओं और समग्र रूप में सामाजिक संरचना को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारत में नए कारखानों के खुलने और मशीनों की सहायता से उत्पादन होने से लोगों को विभिन्न स्थानों पर काम करने के लिए जाना पड़ा। विभिन्न जातियों के लोगों को साथ साथ काम करना पड़ा। इससे जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ, छुआछूत कम हुई, वर्ग व्यवस्था पनपी और स्त्रियों की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। यंत्रीकरण ने मानव की जीवन विधि और विचार पद्धति दोनों को ही बदल दिया। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था और औद्योगिकरण व नगरीकरण के लिए प्रौद्योगिकी ही उत्तरदायी है। औद्योगिकरण और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ग्रामीण समुदायों में परिवर्तन हुआ, नगरों में घनी और गंदी बस्तियों का विस्तार हुआ और जीवन यंत्रवत हो गया। सामाजिक संबंधों में औपचारिकता आई, अपराधों में वृद्धि हुई, श्रम विभाजन और विशेषीकरण बढ़ा, श्रम समस्याएं और संघर्ष बढ़े, दुर्घटनाएं तथा बीमारियों में वृद्धि हुई तथा जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण पनपने लगा। यंत्रीकरण के कारण ही समाज व्यवस्था में लगे लोगों को संगठित होने का अवसर भी मिला, जिसके कारण अनेक संघ और समितियां बनी जिनके माध्यम से लोग अपने हितों की सुरक्षा करने लगे। यंत्रीकरण के कारण सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन आया। वर्तमान में व्यक्ति, संपत्ति और शक्ति का महत्व बढ़ा है और सामूहिकता के मूल्य कमज़ोर पड़े हैं। अब धन और राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव और महत्व के कारण उन लोगों को समाज में ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाती है जो धनी है, बड़े व्यापारी या उद्योगपति हैं या राजनेता या प्रशासक हैं। अब चारित्रिक गुणों को पहले जितना महत्व नहीं दिया जाता। अब शिक्षित, गुणी, चरित्रवान और समाज सेवा तथा धार्मिक कार्य में लगे लोगों का उतना महत्व नहीं रहा जितना उन व्यक्तियों का जो काफ़ी धन कमा लेते हैं या किसी भी प्रकार से सत्ता में आ जाते हैं। प्रौद्योगिकी के कारण आज श्रम विभाजन और कार्यों का विशेषीकरण बढ़ा है, क्योंकि विभिन्न कार्यों को ठीक प्रकार से संपादन के लिए अलग अलग योग्यता और प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार के कार्य को लंबे समय तक करते रहने के कारण व्यक्तियों को उस कार्य से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार
श्रम विभाजन के साथ साथ विशेषीकरण भी बढ़ा है। प्रौद्योगिकी के कारण आज कारीगर मजदूरों के रूप में भी बदलाव आए हैं। अब कार्य के घंटे, तनख्वाह, कार्य की दशाएं आदि निश्चित किए गए हैं। मिल मालिक अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए मजदूरों से अधिक काम लेने और कम से कम वेतन देने का प्रयत्न करने लगे हैं। इसी के कारण शोषण के विरुद्ध मजदूर संगठित होने लगे हैं और उनके अनेक श्रमिक संघ बनने लगे हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ी। लोग गांव से कार्य की तलाश में नगर में आने लगे। अनेक कारणों से कारखानों के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित होने से अनेक ग्रामवासी इन कारखानों में काम करने के लिए नगरों में आकर बसने लगे, जिसके कारण नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई। जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के कारण अनेक नगरीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई। प्रौद्योगिकी के विकास से स्थानीय और सामाजिक दोनों ही प्रकार की गतिशीलता भी बढ़ी। स्थानीय गतिशीलता का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना, और सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति प्राप्त कर लेना, एक समूह या वर्ग से दूसरे समूह या वर्ग में पहुंच जाना। प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक संबंधों का रूप भी काफ़ी बदल गया। अब पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों की दृष्टि से बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संबंधों में जटिलता बढ़ गई है। पहले व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों, कुछ रिश्तेदारों और ग्रामीण समुदाय के कुछ अन्य लोगों से ही संबंधित रहता था, लेकिन अब व्यक्ति के संबंधों का काफ़ी विस्तार हुआ है। उसे शिक्षा के लिए स्कूल पर, आजीविका के लिए किसी कारखाने, दफ्तर या व्यापारिक संस्थान पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने मनोरंजन के लिए भी वह किसी क्लब, सोसाइटी या मंडल का सदस्य बनता है। यानी आज द्वितीयक समितियों और संस्थाओं का महत्व व्यक्ति के जीवन में बढ़ गया है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही ग्रामीण समुदायों में भी नगरीय विशेषताओं का फैलाव हुआ है। नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई है। इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण जीवन पर भी पड़ा है। आज बहुत से मजदूर काम करने गांव से नगरों में आते हैं, जहां नवीन पर्यावरण से अनुकूलन करने के परिणाम स्वरूप उनके विश्वासों, मूल्यों, आदतों और आचरणों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाता है। वो इन नवीनताओं को गांव के क्षेत्रों में भी पहुंचाते हैं। यातायात और संचार के साधनों के बढ़ने से नगरीय विशेषताओं का गांव में प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा है। अब गांव के लोग भी उन भौतिक उपकरणों का प्रयोग करने लगे हैं जो जीवन की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योग देते हैं, जैसे बिजली, पंखा, हीटर, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न। इनसे ग्रामीण और नगरीय जीवन का अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के प्रभाव से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी है। विभिन्न नए वर्गों का उदय हुआ है। बेकारी बढ़ने लगी है। पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन आने लगे हैं, क्योंकि इसकी वजह से व्यक्तिवादिता बढ़ी है और सामूहिकता का महत्व कम पड़ा है। परिवारों का आकार भी पहले से बहुत कुछ छोटा हो गया है और लोग नाभिकीय परिवारों में रहने लगे हैं। परिवार के बहुत से कार्य अब द्वितीयक संस्थाएं या समितियां करने लगी हैं। नवीन प्रौद्योगिकी ने स्त्रियों के कार्यों को भी कम किया है। स्त्रियां भी अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। इन सारी वजह से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति भी सुधरी है। नवीन प्रौद्योगिकी ने ज्ञान, विज्ञान, तर्क और विवेक को बढ़ाकर धर्म के रूढ़िवादी पक्ष को भी कमज़ोर करने में योग दिया है। आज व्यक्ति के धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन आने लगा है। आज व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों को अधिक महत्व नहीं देता। धर्म के उदारतावादी और मानवतावादी पक्ष पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। नवीन प्रौद्योगिकी ने विभिन्न वर्गों के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर दिया,
जिससे आज धर्म के क्षेत्र में संकीर्णताएं कुछ कम हुई हैं और सहिष्णुता बढ़ी है। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के कारकों ने सामाजिक परिवर्तन लाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।